हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम राजपूत स्वागत करता हूं आपका एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2, जो कि आपकी हमने यूनिट स्टार्ट की थी कैलकुलस की। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया लिमिट का कॉन्सेप्ट। उसमें हमने पहले आपको सिंगल वेरिएबल के लिए लिमिट का एक बेसिक बताया, उसके बाद डबल वेरिएबल के लिए आप लिमिट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, क्या तरीका होता है, उसके बारे में हमने कल डिटेल में डिस्कशन किया था और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लिए थे। अब ये इस यूनिट का इंट्रोडक्टरी पोर्शन ही चल रहा है, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी बहुत बेसिक होता है जब आप बात करते हैं सिंगल वेरिएबल या डबल वेरिएबल की। तो आज हम शुरू करेंगे इसका कॉन्टिन्यूटी कैसे आप चेक करते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, या कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है डबल वेरिएबल के लिए। ऐसे ही डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है डबल वेरिएबल के लिए और कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं। तो जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आगे आने वाले जो आपके टॉपिक हैं, जो कि बड़े टॉपिक हैं, ये तो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है, बेसिक है बिल्कुल इस यूनिट का। जैसे आगे आप पढ़ेंगे होमोजीनियस फंक्शन पढ़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ेंगे, आयलर्स थ्योरम पढ़ेंगे, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, जैकोबियंस पढ़ेंगे और साथ ही साथ लैग्रांजी मेथड, एरर एस्टिमेशन। तो उन सब के लिए आपका एक तरीके से बेसिक तैयार हो रहा है। तो चलिए आज की बात करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम लेने जा रहे हैं वो है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ये हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होती है हमारे पास ये कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल, तो देखिए जैसे जब आप सिंगल वेरिएबल की बात करते थे तो वहां पर आप क्या बोलते थे, वहां पर आप बोलते थे अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया गया है और सिंगल वेरिएबल में अगर कहते थे तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब कहलाता था, किसी भी पॉइंट पर जब इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, इसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और उस दिए गए पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है, अगर तीनों चीजें सेम आती थी या तीनों ही वैल्यू सेम आती थी, तब आप कहते थे कि आपका फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। ये बात हुई है सिंगल वेरिएबल की। तो सिंगल वेरिएबल में हमने क्या बताया कि किसी भी पॉइंट पर जब आप इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते थे तो आप क्या बोलते थे, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू अगर आप निकालें तो क्या आता था इस तरीके से सिंगल वेरिएबल के लिए कि राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर ये सारी चीजें बराबर आ जाती थी तो अब आप क्या बोलते थे कि आपका फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। तो अब देखिए बात कर रहे हैं हम किसकी, डबल वेरिएबल की। ये तो बात हुई किसकी, सिंगल वेरिएबल की। तो देखिए कहीं ना कहीं तो डिफरेंस होगा जब आप सिंगल से डबल वेरिएबल की ओर आए हैं। तो स्टूडेंट डबल वेरिएबल की जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर आप कैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखिए यहां पर आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का तो मतलब ही नहीं होता है। कल ही आपसे बताया था कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर जब आप कब जाते हैं, जब आप सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं, तो वहां पर आपको उस पॉइंट की ओर राइट हैंड या लेफ्ट हैंड से अप्रोच करना होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं डबल वेरिएबल की तो वहां पर आपको पॉइंट की ओर अप्रोच करना है किसी पाथ के थ्रू। तो देखिए पाथ में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो जाता है। ये बात कल भी हमने डिस्कस की थी कि पाथ के ऊपर कभी भी आपकी लिमिट डिपेंड नहीं करनी चाहिए अगर एग्जिस्ट करती है। तो पाथ अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लिमिट का आंसर आपका सेम ही आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसको क्या आप किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। देख लीजिए, इसको हम बता देते हैं एक बार। तो आप लिखेंगे, लिखिए ए फंक्शन चैट जो कि दो वेरिएबल x और y का फंक्शन है इज said to be continuous at point a b if। देखिए किसी पॉइंट a b पर
देखिए जब आप सिंगल वेरिएबल वाला फंक्शन लेते थे तो वहां पर किसी एक पॉइंट पर चेक करते थे, यहां डबल वेरिएबल है तो 2 पॉइंट पर आप चेक करेंगे। अगर क्या ये जो हमारे पास लिमिट है, जिसको आप ऐसे भी लिख देते हैं या इस तरीके से भी लिमिट की फॉर्म में लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a y टेंडिंग टू b ऑफ f(x,y) इज इक्वल टू fa। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए इस लाइन का मतलब यह है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, उन पॉइंट पर अपने फंक्शन की वैल्यू को निकाल लेंगे, एफ ए बी जिसको आपने कहा, या फिर पहले आप क्या निकाल लेंगे, लिमिट निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे, x जब a की तरफ जा रहा है, y जब b की तरफ जा रहा है, तो अपने फंक्शन की क्या निकाल लेंगे, लिमिट निकाल लेंगे। और अगर उस लिमिट की वैल्यू उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गई तो इसका मतलब आपका फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाए। समझ लेंगे एक बार फिर से, आप किसी भी फंक्शन को जो आपने लिखा हुआ है z इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, वो कॉन्टिन्यूअस कब कहलाएगा, जब उन पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए। देखिए सिंगल वेरिएबल में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट था, यहां पर नहीं, यहां पर डायरेक्टली आपको लिमिट चेक करनी। तो क्या कहा, आप लिमिट निकाले x टेंडिंग टू a y टेंडिंग टू b, मतलब जब x a की तरफ जा रहा है, y b की तरफ जा रहा है, तो आपके फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू है, जो भी लिमिट आपकी आएगी, अगर इन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए तो आपका फंक्शन कैसा कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाए। अब देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकली क्वेश्चन को आप इसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको यहां पर मिल सकते हैं। जैसा आपको ये क्वेश्चन मिला, टेस्ट द continuity of function f(x,y) equals to x square plus 3y square plus 4x। सपोज ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और किस पॉइंट पर, आपसे कह दिया गया एट पॉइंट 1,1, 2 पॉइंट भी आपको दे दिया। तो देखिए आपने अभी भी क्या पढ़ा था, आपने ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर फंक्शन की लिमिट इन दिए गए पॉइंट पर, कल हमने डबल वेरिएबल की लिमिट निकालना अच्छे से सीख लिया था, आज और सिखा देंगे आपको। फंक्शन की लिमिट इस दिए हुए पॉइंट पर और फंक्शन की वैल्यू इस दिए हुए पॉइंट पर, अगर दोनों सेम आ जाए या दोनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन कैसा कहलाता है, कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाता है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे, सॉल्यूशन में आपने लिखा यहां पर, वी हैव f(x,y) इक्वल टू x स्क्वायर 3y स्क्वायर 4xy। आपके जो दिए गए पॉइंट है इनको आप जनरली a और b से डिनोट कर लेते हैं। लेट द पॉइंट जो आपको दिए गए हैं, जिन पॉइंट पर आप टेस्ट करना चाहते हैं कॉन्टिन्यूटी को, आपने मान लिया a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1। तो आपने नीचे लिखा, वी नो ए फंक्शन f(x,y) will be continuous at point a b if, कंडीशन लिख देते हैं जो कि आपने कल भी लिखी थी। क्या वो कंडीशन है, इस तरीके से, इफ लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a y टेंडिंग टू b f(x,y) इज इक्वल टू fa। मतलब फंक्शन की आप लिमिट निकालें इन दिए गए पॉइंट पर और आप फंक्शन की वैल्यू निकालें इन दिए गए पॉइंट पर, अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा दिए गए पॉइंट्स पर। तो आपने देखिए फंक्शन की लिमिट निकालना चाहते हैं तो आपने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 1 y टेंडिंग टू 1 f(x,y)। जब आपका x 1 की तरफ जा रहा है, y 1 की तरफ, तो आपको लिमिट निकालनी है। अब देखिए आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास ये है x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 4xy। तो कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। और देखिए प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बात बताई गई थी
कोई भी अगर पोलिनोमियल फंक्शन होता है उसकी लिमिट सभी पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है, तो वहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सभी जगह वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए आप इस फंक्शन के अंदर डायरेक्ट लगा सकते हैं x के प्लेस पर 1 और y के प्लेस पर भी 1। तो ये क्या मिलेगा आपको 1 का स्क्वायर, 3 के साथ में कितना मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 4, x के प्लेस पर भी 1 और y के प्लेस पर भी आपने क्या लिखा 1 मिला। तो देखिए आपको ये लिमिट कितनी मिल गई है 1 + 3 + 4, ये लिमिट आपको कितनी मिल गई है 8 यहां पर मिल गई है। तो देखिए क्या है हमारे पास ये x टेंडिंग टू 1, y टेंडिंग टू 1, f(x,y) ये लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास यहाँ पर 8 आ चुकी है। तो ये तो आपको लिमिट की वैल्यू मिली। अब सेम पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है, अपने फंक्शन की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए आपने क्या करा है यहाँ पर आप लिखेंगे वी हैव f(ab), तो f(ab) निकालना है, यानी f(1) और 1 पर वैल्यू निकालनी है। फंक्शन क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं, x² 3y² + 4xy, तो यानी 1 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 4 × 1 × 1। तो देखिए ये भी आपको क्या वैल्यू मिल रही है 1 + 3 + 4, तो ये वैल्यू भी क्या मिल गई है आपको 8 के बराबर मिल गई। तो आप लिखेंगे, आप कह सकते हैं ऐसा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर क्या 1 बोल दीजिए। आप कह सकते हैं सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, लिमिट x टेंडिंग टू 1, y टेंडिंग टू 1, f(x,y) इज इक्वल टू f(1,1). तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फंक्शन कैसा हो गया, तो गिवन फंक्शन इज continuous at x equal to 1, 1 एट पॉइंट कह दीजिए, या इस तरीके से आप इसको बोल दो। तो देखिए ये आपका आंसर हुआ। तो स्टूडेंट देखिए इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बेसिक ही क्वेश्चन आने हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आने, इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, यहाँ से जो भी आएगा 2 नंबर का ही क्वेश्चन आना है, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आपके पास आएगा नहीं। तो देखिए क्या कहा गया, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी आपको अपने फंक्शन की, लेकिन फंक्शन कैसा है 2 वेरिएबल वाला, पहले क्या होते थे 1 वेरिएबल वाले, वहां आपका कॉन्सेप्ट दूसरा होता था निकालने का, वहां आप चेक करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यहां पर आप चेक करेंगे क्या फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो पहला काम किया था आपने, देखिए लिमिट चेक की, तो लिमिट चेक करने के लिए क्या किया आपने, देखा कि पोलिनोमियल फंक्शन है, सभी जगह लिमिट एग्जिस्ट करती है, कल बताया गया था अच्छे से, पोलिनोमियल फंक्शन की लिमिट सभी पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है। तो आपने क्या करा, यहां पर लिमिट निकाली, x टेंडिंग टू 1 लगा दिया, y टेंडिंग टू 1 लगा दिया, आपका आंसर 8 आ गया। इसके बाद आपको क्या करना था, फंक्शन की वैल्यू को चेक करना था अपने दिए गए पॉइंट। तो दिए गए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक करने के लिए आपने क्या किया, a की वैल्यू 1 रखी फंक्शन में, y की वैल्यू 1, या कह सकते हैं x के प्लेस पर 1 रखा, y के प्लेस पर 1 रखा, तो ये आपको 8 मिल गया। तो आप देख पा रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देख पा रहे हैं कि लिमिट की वैल्यू और दिए गए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम है, तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया है, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया है। अब आइए देखिए, ये पोलिनोमियल फंक्शन का था, कभी क्या होता है पीस वाइज फंक्शन आपको दिया हुआ होता है, तो उसकी कंटिन्यूटी आप कैसे चेक करेंगे अभी डिस्कस करते हैं। ये आपने क्वेश्चन लिया, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x,y), सपोज आपको इस तरीके से मिल जाए, एक फंक्शन ये मिल गया x + y x - y एट पॉइंट, ये दे दिया 2 - 2। चलिए इस बार इस टाइप का एक आपको फंक्शन मिल गया, वो तो पोलिनोमियल फंक्शन था, यहां पर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला एक फंक्शन इस तरीके से ले लिया। ये एज भी है, मतलब कुछ भी आप फंक्शन अपनी तरफ से ले सकते हैं, अभी आप केवल कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कर। इसके बाद क्या करेंगे, जो आपके स्टेप फंक्शन होते हैं वो हम ले लेंगे। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, थोड़े से इसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दिया है, थोड़ा सी इसकी हार्डनेस को बढ़ा दिया है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। ये लिख लिया आपने, क्या हमारे पास है, वी हैव फंक्शन
एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा लिमिट को देखना कि हमारी लिमिट की वैल्यू दिए गए पॉइंट पर क्या आ रही है। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू दिए गए पॉइंट पर क्या आ रही है। अगर दोनों सेम आएंगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अगर सेम नहीं आएंगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपने यहां पर क्या लिखा, वी हैव पॉइंट, यहां पर ये भी लिख लीजिए, वी हैव पॉइंट, जिन पॉइंट पर चेक करना है, वी हैव पॉइंट्स a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -2। ये आपके दिए गए पॉइंट्स। तो आप लिखेंगे वही बात, ए फंक्शन, बार बार लिखना, देखिए फॉर्मूले को या थ्योरी को जो मैथ की होती है, फॉर्मूला होता है, बार बार प्रैक्टिस में लिखना जरूरी होता है, आपके दिमाग में अच्छे से ये याद हो जाती है। ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, is said to be continuous at point AB if limit x tending to A, y tending to B, f x y is equal to f a b। कि अगर फंक्शन की लिमिट की वैल्यू दिए गए पॉइंट पर और फंक्शन की वैल्यू दिए गए पॉइंट पर दोनों बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए पहले लिमिट को निकाल लेते हैं। इस फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है हमारे पास, ये आप लिखेंगे यहां पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू, सीधा लिख दीजिए अब डायरेक्टली 2, क्योंकि बार बार फॉर्मूला तो लिख ही चुके हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, वाई टेंडिंग टू -2, ये आपने लिखा एफ एक्स वाई। तो देखिए अपने फंक्शन में देख लेते हैं कि कोई 0/0 फॉर्म, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म टाइप तो नहीं बन रही है। तो ऊपर आप लिखेंगे कितना मिल जाएगा आपका 2 - 2 और नीचे 2 + 2 हो जाए। तो ऊपर मिला 2 - 2, नीचे क्या मिला 2 - -2, ये कितना मिल जाएगा आपको 0 मिल। तो यानी लिमिट की वैल्यू आपकी क्या मिल रही है यहाँ पर, 0 आपको यहाँ पर मिल रही है। इसको आपने इक्वेशन 1 बोला। अब बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू की। वी हैव एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, नीचे एक्स माइनस वाई। अब दिए गए पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है, उसी से हमें पता चलेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो आपका पॉइंट क्या है, जिसको आपने एफ ए बी बोला है, या f2 -2 यहां पर ले रहे हैं आप, तो कितना मिल जाएगा 2 - 2। देख सकते हैं आपने कितना लिया हुआ, a और b -2 है, और ये कितना आ जाएगा 2 -2। ये भी क्या वैल्यू मिल गई है आपको, 0 मिल गई है। तो इसका मतलब एफ ए बी कितना मिला आपको, 0 मिला। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हम क्या देख पा रहे हैं, तो लिख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2, y टेंडिंग टू -2, एफ एक्स वाई, और ये 2 - 2 पर फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर आ गई हैं। तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो given function is continuous at 2 and minus। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन समझना जरूरी है। सिंगल वेरिएबल से आप डबल पर आए हैं, तो क्वेश्चन में देख सकते हैं आप थोड़ा चेंज तो आया। तो आपका काम वही है कि पहले आपने क्या देखना है कि आपका फंक्शन के अंदर पॉइंट क्या दिए हुए। पॉइंट देखने के बाद सबसे पहला काम क्या है, आप लिमिट चेक कर लीजिए। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन तो आपके पास पॉलिनोमियल था, यहाँ पर थोड़ा सा आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। इसके अंदर जब आपने लिमिट निकाल कर देखी तो x टेंडिंग टू कितना हो गया 2, मतलब y टेंडिंग टू -2 हो गए। तो देखिए जब आपने लिमिट फाइंड आउट की है तो लिमिट निकालने पर आपने देखा लिमिट कितनी आ रही है आपकी, 0 आ रही है। जब आपने अपने फंक्शन की वैल्यू को चेक किया तो कितनी आ रही है,
2 और -2 पॉइंट पर वो भी 0 आ रही। तो जब आपके फंक्शन की लिमिट और दिए गए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों ही सेम आती हैं तो फंक्शन कैसा कहलाता है? आपका कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल को बढ़ा देते हैं। पहले आपने बिल्कुल सिंपल लिया था पॉलिनोमियल, उसके बाद थोड़ा सा ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन लिया, क्वोशिएंट वाला। अब लेते हैं थर्ड, कुछ इस प्रकार का फंक्शन जहां पर आपको स्टेप की फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ होता है। तो देखिए क्वेश्चन एक और लेते हैं। आप ये लिखा आपने, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ये दे रखा है एफ एक्स वाई और ये दे रखा है एक्स वाई, नीचे मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां लिख दिया आपने व्हेन एक्स कोमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0 और यहां फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई है? 0 व्हेन एक्स कोमा वाई आर इक्वल टू 0। ये आपको आपका फंक्शन मिल गया है और बाहर लिख दिया आपने किस पॉइंट पर चेक करना है? एट पॉइंट 0 0। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट क्या कहा गया, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करिए किस पॉइंट पर? 0 और 0 पर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अब सेट हो जाना चाहिए, काफी बार आप पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर चुके हैं। देखिए क्या कहा गया, फंक्शन को देखिए 2 स्टेप में आपको दिया गया। पहली बार में क्या कहा गया है कि फंक्शन की वैल्यू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है जब एक्स और वाई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। दूसरे स्टेप में क्या कहा गया, फंक्शन की वैल्यू 0 है जब x और y की वैल्यू 0 0 के बराबर है। और अच्छे बेहतर तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, अगर इससे भी आपको थोड़ा सा देखना है तो इसको आप इस तरीके से 0 और 0 यहां पर भी लिख सकते हैं, व्हेन दिस इज नॉट इक्वल टू 0 0 और ये आपने यहां लिख लिया। जब फंक्शन की वैल्यू x और y 0 के बराबर नहीं है तो कौन सा फंक्शन लेना है? ऊपर वाला। और जब x और y दोनों की वैल्यू 0 है तो कौन सा फंक्शन लेना है? ये नीचे वाला। तो देखिए किस पॉइंट पर चेक करना है? 0 0 पर। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप फंक्शन की लिमिट निकाल लीजिए या फिर आप अपने फंक्शन की वैल्यू को चेक कर लीजिए। तो देखिए जैसा कि डायरेक्टली लिखा हुआ है, फंक्शन की वैल्यू 0 और 0 पर, आपका पॉइंट क्या है? 0 और 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 और 0 पर कितनी दे रखी है? आपको 0 दे रखी है। अब आपको इस पॉइंट को, इस फंक्शन को ऊपर वाले को चेक करना है, किस चीज के लिए? लिमिट के लिए। तो आपने लिखा सॉल्यूशन में, लिखा वी नो, या लिखें सबसे पहले पॉइंट ही लिख लें, वी हैव पॉइंट्स। क्या है हमारे पास? a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे, फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं, फंक्शन विल बी, या लिख देंगे गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट 0 0 0 0 पर कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब इस फंक्शन की लिमिट, जब हमारे फंक्शन की लिमिट 0 और 0 पर किसके बराबर आ जाए? फंक्शन की वैल्यू 0 और 0, तब हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। और इट इज गिवन, तो लिखेंगे वी हैव, क्या है हमारे पास? फंक्शन की वैल्यू 0 और 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है? 0 आपको दे रखी। तो फंक्शन की वैल्यू तो डायरेक्टली 0 मिल गई है। अब बात करते हैं लिमिट की। लिमिट निकालने के लिए यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, लिमिट के लिए जब आप काम करेंगे तो आपको क्या दे रखा है कि जब x और y की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ऊपर वाली है, 0 पर तो आपके पास ये है। तो देखिए जब आप ऊपर के फंक्शन को लेकर लिमिट टेस्ट करेंगे, लिमिट को आप निकालना चाहेंगे, तो देखिए आप क्या करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 f x y। ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया, छोटा सा इसको हेडिंग पॉइंट बना देते हैं कि लिमिट आप इसमें निकालने जा रहे हैं।
तो देखिए ये आपने लिखा। अब इसकी बात करेंगे आप चूंकि लिमिट की। तो देखिए जब भी आप इस टाइप के फंक्शन की जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है और कोशेंट फंक्शन भी ऐसा नहीं है जिसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बन रही हो, तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी बन जा रही है। 0 0 लेने पर 0 0 बन जा रही है अगर x की वैल्यू 0 के बराबर और y की वैल्यू 0 के बराबर। अब चेक तो आपको किस पर करना है, 0 और 0 पर। फंक्शन की वैल्यू तो इजीली मिल गई है 0 और 0 पर। 0 और 0 पर आपने क्या कहा, फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन जब 0 के अदर बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी वो हमें पता नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एक फंक्शन दे रखा है। लिमिट की वैल्यू आपको चेक करनी है 0 और 0 पर। लेकिन जैसे ही आप अपने फंक्शन के अंदर 0 और 0 रख रहे हैं तो क्या बन जा रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जा रही है 0 अपॉन 0। तो लिमिट तो 0 0 पर चाहिए, लेकिन लिमिट डायरेक्टली ऐसे आपको नहीं मिलने जा रही है। तो इसके लिए देखिए आपसे कल भी बताया था, तब आप किसका यूज करते हैं, पाथ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, किसी भी पाथ का आप यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो आप लिखेंगे अलोंग पाथ, या इस तरीके से लिख लीजिए इसको, अलोंग पाथ y बराबर mx। कल भी आपने पाथ के थ्रू ही लिमिट निकाली थी जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारी बन जाती है, या फिर इस तरीके की फॉर्म बनती है इनडिटर्मिनेट, जिनको कहा जाता है 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, इस टाइप की फॉर्म बनती है। तो अब जब आप ये चेक कर रहे हैं लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 f(x,y). तो देखिए आपने क्या करा है, यहाँ पर ये वाला फंक्शन आपको लेना है, फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर तो 0 है ही। तो x y की जगह mx ले लीजिए। सबसे आसान पाथ यही होता है हमारे पास, x y की जगह आपने mx ले लिया। नीचे क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर अपनी जगह रहा, ये कितना बन जाएगा, mx का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं, या इस तरीके से बोल दीजिए, यहां भी लगा दीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 एक्स वाई, तो x इंटू एम एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर एम एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा और साफ करके इसको लिख देते हैं, एम एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इस लिमिट का इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 एम एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये ऊपर से आप क्या कर लेंगे, इसको एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये एम एक्स स्क्वायर है, नीचे से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला तो 1 प्लस एम स्क्वायर। लिमिट से ये कैंसिल हो जाएगी, जब एक्स एक्स कट जाएगा तो खाली एम के ऊपर बची। अब चूंकि डायरेक्टली ये कैंसिल हो चुका है हमारा, इसके अंदर एक्स और वाई बचा ही नहीं है, तो लिमिट किस पर लगाएं, तो फाइनली आपको लिमिट मिलती है एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ रही है, लिमिट की वैल्यू आ रही है x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 पर। आप देख पा रहे हैं विच डिपेंड्स ऑन m, विच डिपेंड्स ऑन m, विच डिपेंड्स ऑन m। विच डिपेंड्स ऑन m। और जब ये m के ऊपर डिपेंड आई है तो इसका मतलब क्या हुआ, कल भी ये बात बहुत डिटेल में हमने डिस्कस की थी। अगर m के ऊपर डिपेंड आ गई है ये लिमिट, तो इसका मतलब अलग अलग पाथ लेने पर अलग अलग लिमिट की वैल्यू आपको मिलेगी। जबकि लिमिट का बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है डबल वेरिएबल में, कि आप कोई सा भी पाथ चूज करें, आप कोई सा भी पाथ लें, उसके अलोंग आप लिमिट निकालें किसी भी पॉइंट पर, तो आपकी लिमिट की वैल्यू सेम आनी चाहिए, पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं आनी चाहिए। अब देखिए आपने सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ले ली थी y इक्वल टू एम एक्स। कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे एक बार y इक्वल टू एक्स ले लिया, एक बार y इक्वल टू माइनस एक्स ले लिया, एक बार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक बार y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों पर अलग अलग निकाल के देखिए, अगर अलग अलग आ गई है लिमिट किन्हीं भी दो पाथ को लेने पर, तो आपका मतलब क्या है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो देखिए ये लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है,
क्योंकि आपके लिए कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट क्या है, कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट कहता है कि दिए गए पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और दिए गए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। अब लिमिट की वैल्यू तो हम क्या ही निकालें जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है इस क्वेश्चन में। तो आपने क्या कहा, फंक्शन की वैल्यू तो 0 मिल गई थी, जब लिमिट निकाली y बराबर mx पाथ के थ्रू तो वो क्या आ रही है, m के ऊपर डिपेंड। तो आप लिख देंगे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट 0 0, एट पॉइंट 0 0। तो given function is discontinuous at 0, at point 0 0। सिंपल। तो देखिए स्टूडेंट, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि कोई ये फंक्शन है, दो स्टेप में आपने इसको डिफाइन किया हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू ये है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स और वाई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इसी फंक्शन की वैल्यू 0 है जब एक्स और वाई की वैल्यू 0 के बराबर है। और किस पॉइंट पर चेक करना है, 0। तो देखिए दो ही काम आपको करने होते हैं, एक तो आप फंक्शन की लिमिट देखते हैं दिए गए पॉइंट पर, और दूसरा आप क्या देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू तो डायरेक्टली आपको 0 दी हुई है, वो आपने यहां पर लिख भी लिया है कि फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। लेकिन जब आपने इस फंक्शन की लिमिट को चेक करना चाहते हैं, तो देखिए लिमिट की जब आप बात करते हैं तो आपने लिमिट को इस तरीके से लिखा, किस पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं, किस पॉइंट पर, 0 0 पर। तो आपको कोई एक पाथ लेना पड़ेगा। पाथ क्यों लेना पड़ा, हर बात का एक कारण होता है, मैथ में ऐसा नहीं है। देखिए जब पॉलिनोमियल फंक्शन होता है या सिंपल क्वोशिएंट फंक्शन ऐसा होता है जहां से डायरेक्टली वैल्यू रखने पर लिमिट मिल जाए, जैसा कि प्रीवियस 2 क्वेश्चन में हुआ था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे ही आप इसके अंदर 0 0 रख रहे हैं तो आपको क्या मिल रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है। आप रख के देख सकते हैं 0 अपॉन 0। तो जब भी कुछ ऐसा होता है 0 अपॉन 0 फॉर्म मिलती है, या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, या कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो आपको क्या करना होता है, आप क्या रखते हैं, इसके अंदर कोई एक पाथ के थ्रू निकाल कर देखते हैं। पाथ भी ऐसा चूज करते हैं जिससे आपके वेरिएबल कैंसिल हो जाएं और आपको ये पता चल जाए कि वैल्यू किसी दिए गए किसी दूसरे कांस्टेंट पर या वेरिएबल पर डिपेंड तो नहीं आ रही। आपने y इक्वल टू mx लिया, m क्या करता है, स्लोप को शो करता है। m की वैल्यू अलग अलग आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए आपने क्या करा, जब ये लिमिट इसके अंदर निकाली, जैसा ही कल भी आपने ये काम किया था, तो यहाँ पर लिमिट किसके ऊपर डिपेंड आ रही है, m के ऊपर। तो जब किसी पाथ के ऊपर अलग अलग किसी वैल्यू पर डिपेंड कर रही है या अलग अलग पाथ के थ्रू आपकी लिमिट अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्यों हो गया, जब ऐसी लिमिट आती है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ये लिमिट का बेसिक कंसेप्ट है डबल वेरिएबल में कि जब भी आप अलग अलग पाथ के थ्रू निकालें तो अलग अलग लिमिट नहीं आनी चाहिए, लिमिट आपकी सेम ही आनी चाहिए, चाहे पाथ कोई सा भी हो, पॉइंट की ओर अप्रोच करने वाला पाथ कोई सा भी हो। ये बिल्कुल अपने दिमाग में रट लीजिए, दिमाग में अपने याद कर लीजिए बेसिक कंसेप्ट को कि कोई सा भी पाथ आप चूज करें, अलग अलग पाथ आप चूज करें, तो आपकी वैल्यू लिमिट की फिर भी सेम ही आनी चाहिए। अब यहां पर जब चूंकि आपने mx ले रखा है तो m की अलग अलग वैल्यू देंगे। m की वैल्यू 1 दे दूं तो कितनी आ जाएगी लिमिट, 1/2 आ जाएगी। m की वैल्यू 2 दे दूं तो 1 कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कुछ और दूंगा अलग वैल्यू, कुछ और दूंगा अलग वैल्यू, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है और आपका फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यू। एक क्वेश्चन हम आपके होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप इसको ट्राई करके घर पे देख सकते हैं, फिर डिफरेंशियबिलिटी की बात करें। ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये इसको आप कर सकते हैं, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x,y) अंडर रूट मॉडुलस xy एट पॉइंट 0 0। ये आप घर पे चेक करके देख सकते हैं। 0 0 पॉइंट पर आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करके आपको देखनी है। तो फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे 0 0 पर, इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी लिमिट को चेक करना है कि क्या लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, कर रही है तो किस तरीके से यहां पर कर रही है। तो ये आपको करके आप इस क्वेश्चन को घर पर देख सकते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ
फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी की बात की, तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं डिफरेंशियबिलिटी शुरू करने से पहले। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं वो डिफरेंशिएबल भी हो। देखिए दिमाग में रखेंगे, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कैसा है कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये बात श्योर है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। मतलब डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है, ये डायरेक्टली मतलब है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो श्योर सी बात है कि वो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस भी होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो इस बात को आपने दिमाग में रखें, ठीक है। तो यहां बात करते हैं, मैं लिखवा भी दूंगा आपको कहीं पर ये पॉइंट। तो बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, आसान ही है ये भी। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो देखिए क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कैसे आप इसको लिख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। देखिए मैं पहले ही आपको बता दूं, मैं कोई भी डेफिनेशन या कुछ भी ऐसा आपके लिए नहीं यूज करने जा रहा हूं जो आपको समझने में दिक्कत हो, क्योंकि देखिए डेफिनेशन अलग अलग तरीके से बन सकती हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकती हैं। एप्सिलॉन डेल्टा में भी मैं आपको नहीं उलझाना चाहता हूं, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, बेसिकली आपका काम है कॉन्सेप्ट का अप्लाई करना, कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकली एस्पेक्ट देखना, कॉन्सेप्ट को आगे जाकर कैसे यूज करना है, ये कॉन्सेप्ट जनरेशन बेसिकली आपका बहुत ज्यादा काम नहीं होता। तो देखिए जो आसान सी बिल्कुल भाषा होती है मैं उसमें आपको ही लिखवाता हूं, जो भी कुछ मुझे आपको बताना होता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज जिसको आप बिल्कुल दिमाग में अपने रखेंगे तो कहीं भी आपके दिमाग से नहीं जाए। तो आपने लिखा ए फंक्शन, ये आपने लिख दिया z जो कि x और y का फंक्शन है, इज said to be differentiable at point, किसी पॉइंट ए बी पर, इफ पहली बात जो फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव है, क्या है जो फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव है, या आप अभी पार्शियल की बात ना करें, सिंपल की बात करें कि फंक्शन का आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें और फंक्शन का आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। अभी आप केवल सिंपल की बात कर लें, और वो डेरिवेटिव क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कैसे आनी चाहिए वो डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूअस। तो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो आप लिखेंगे इफ, या आप लिख दीजिए यहां पर df ओवर dx एंड df ओवर dy, या इसके लिए ज्यादा बेहतर मैं अगर कहूं तो मैं कह सकता हूं कि पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना आप थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, हमें आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी, कि फंक्शन का आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, फंक्शन का आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। और ऐसा करने पर अगर वो डेरिवेटिव्स कैसे आ रहे हैं आपके पास, ये डेरिवेटिव आपके पास कैसे आ जाएं, इस तरीके के कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ जाएं। क्या आ जाएं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो आप लिखेंगे पॉइंट इफ df एंड, यहां लिख लीजिए एंड फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आर कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए बी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई डेफिनेशन है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, अगर आप फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, उसी फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, और दोनों ही जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं, दोनों ही जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं या डेरिवेटिव हैं, वो कैसे आ जाए, कॉन्टिन्यूअस आ जाए दिए गए पॉइंट पर। तो आपका फंक्शन कैसा कहलाता है, डिफरेंशिएबल कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने चूंकि df ओवर dx का यूज किया है, आप इनको पार्शियल डेरिवेटिव की तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर एक ऑप्शन हो सकता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल एफ ओवर डेल एक्स या डेल एफ ओवर डेल वाई, या अभी के लिए मैंने आपको सिंपली समझाने के लिए df ओवर dx और df ओवर dy यहां पर लिख दिया। तो बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है
क्या मीनिंग है कि फंक्शन के डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में आप करें उस पॉइंट पर जो दिया गया पॉइंट है, y के रेस्पेक्ट में करें उस पॉइंट पर जो आपका दिया गया पॉइंट है, और दोनों जो डेरिवेटिव हैं वो कैसे आने चाहिए, आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आने चाहिए। कैसे आने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। अब देखिए कैसे होगा, आगे देखते हैं। आप लिखेंगे टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8। सपोज ये इस टाइप का कोई आपको ये फंक्शन दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसी फंक्शन का y की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और अगर उन डेरिवेटिव्स की वैल्यू दिए गए पॉइंट पर, ये पॉइंट भी आपको दे दिया गया एट पॉइंट, सपोज आपने ले लिया क्या 3,3, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो अगर ये डेरिवेटिव की वैल्यू, दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू इन पॉइंट्स पर क्या आ जाए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ जाए। कैसे फंक्शन आए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो आप क्या कहेंगे, आपका फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो आप देखिए कैसे, ये आपने लिखा है यहां पर वी हैव फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8। तो आपने क्या लिखा, डी एफ ओवर डी एक्स, या जिसको आप इस तरीके से एफ एक्स भी लिख देंगे। अभी धीरे धीरे आगे पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ भी बढ़ रहे हैं, उसका भी आपको आगे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने निकाला डी एफ ओवर डी एक्स या एफ एक्स, या आप ज्यादा अगर बेहतर समझते हैं तो आप इसको डेल एफ ओवर डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव भी इसको कहा जाता है। फंक्शन का केवल x में डेरिवेटिव करना या फंक्शन का केवल y में डेरिवेटिव करना, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कहलाता है एक तरीके से आप कहें। तो देखिए मैंने दोनों ही नोटेशन यहां पर यूज कर लिए, डी एफ ओवर डी एक्स, क्योंकि देखिए क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है कि दोनों ही वेरिएबल अलग अलग हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में। अभी आगे मैं लिखूंगा, चलिए अभी आपके लिए नहीं लिख रहा हूं, अभी सिंपल क्वेश्चन ही लिखता हूं। तो देखिए जब आप इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या मिलता है आपको 2x, y वाला क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, और 8 भी क्या हो जाता है आपका 0। तो कौन सा डेरिवेटिव, एक तरीके से देखा जाए तो ये पार्शियल डेरिवेटिव आप कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वर्ड पार्शियल की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि अभी देखिए वो आने वाला टॉपिक है, अभी आगे आने वाले समय में डिस्कस होगा। नेक्स्ट टॉपिक इनफैक्ट पार्शियल डेरिवेटिव भी शुरू होने जा रहा है। तो अभी मैंने ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं बताया, इसलिए केवल सिंपल डेरिवेटिव करके ही आपको दिखा रहा हूं। तो 2x आपने निकाला, तो ये निकला एट पॉइंट, इस पॉइंट पर एट पॉइंट 3, इस पॉइंट पर अगर आप इसकी वैल्यू निकाल लें एफ एक्स की, तो कितना मिलेगा, देखिए आपको एफ एक्स की वैल्यू 3 और 3 पर देखिए कितनी मिल रही है आपको, ये मिल जाएगी आपको 2 इंटू 3 यानी 6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 3 6। ऐसे ही अगर आप अपने फंक्शन की वैल्यू को निकालें, y पर निकालें, डी एफ ओवर डी वाई। अभी पार्शियल डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, केवल सिंपल डेरिवेटिव की बात के थ्रू ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं डिफरेंशिएबिलिटी। जब पार्शियल डेरिवेटिव आपको बता दिया जाएगा तो और थोड़ा इसके 1-2 क्वेश्चन हम उठा लेंगे, अभी तो हल्का केवल आपको बताने की डेफिनेशन कोशिश। तो देखिए जब y के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो कितना मिलेगा आपको, x वाला 0 हो जाएगा, 8 0 हो जाएगा, ये कितना मिल जाएगा आपको 2y मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2y मिल जाएगा। ये भी पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ ही जा रहे हैं धीरे धीरे। ये पार्शियल डेरिवेटिव एक तरीके से आप कहें तो, जिसको आप क्या बोल देंगे, एफ वाई बोल देंगे। तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 2y मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए आप इसको अब इसके अंदर किस पॉइंट पर निकालेंगे, एट पॉइंट किस पर, 3 और 3 पर। तो ये निकाला क्या आपने, एफ वाई की वैल्यू किस पॉइंट पर, 3 और 3 पर, 2 इंटू 3, वो भी क्या आ गई 6। आप देख रहे हैं फंक्शन की x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। और कांस्टेंट भी क्या होता है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल फंक्शन या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आप इनको कह सकते हैं।
मतलब इस तरीके के फंक्शन आपके नहीं आए हैं जिसमें आपको ये ना पता चल पाए कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है नहीं है, कांस्टेंट की फॉर्म में आया है, सिंपल सी बात है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। अगर कोई वैल्यू आपको कांस्टेंट वैल्यू है तो सिंपल सी बात है वो कॉन्टिन्यूअस। या कोई फंक्शन ऐसा नहीं आए जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और दिए हुए पॉइंट पर उसकी वैल्यू कुछ ऐसी मिल जाए जो आपको चेक करनी पड़े आगे कॉन्टिन्यूटी, तो दोनों ही सिंपल वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां पर, तो गिवन फंक्शन इज continuous at point 3, सॉरी डिफरेंशिएबल, या लिख दीजिए पहले इससे एक अच्छी लाइन, तो आप लिखेंगे सो fx एंड fy बोथ आर continuous function at point 3, so given function is differentiable at point 3, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट देखिए समझ लीजिए, आपने जो डेफिनेशन लिखी थी यहां पर डिफरेंशियबिलिटी की, तो क्या कहा था कि आप अपने फंक्शन के डेरिवेटिव करें, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही किसके रेस्पेक्ट में करें, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आप लोग करें। ठीक है, तो देखिए मैं आपके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन ना आए, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं सिखा चुका हूं, इसको ऐसे लिखना ज्यादा पसंद करूंगा। इसको अगर आप ऐसे लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये जिसको एफ सफिक्स में एक्स बोल दिया जाता है, ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, डेल एफ ओवर डेल वाई। अब ये लिखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब हल्की सी बात हम कर चुके हैं कि अगर एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव दिए गए पॉइंट पर, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव दिए गए पॉइंट पर, दोनों क्या आ जाए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ जाए, तो आपका फंक्शन क्या कहलाता है, डिफरेंशिएबल कहलाता है। अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव में और कुछ नहीं होता है, भी आगे भी हमें काफी डिटेल में डिस्कशन करना है, तभी इसके भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ले लूंगा एक दो वहां पर, कि पार्शियल डेरिवेटिव में आप कैसे करते हैं। जैसे आप अगर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो खाली सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में करें, बाकी सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। ऐसे ही जब आप वाई के रेस्पेक्ट में करें तो केवल वाई के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, बाकी सारे फंक्शन एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो। अब देखिए आपको क्वेश्चन मिला, टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन दिस एट पॉइंट 3, तो फंक्शन आपने ले लिया। अब इस फंक्शन के आपको क्या करने हैं, डेरिवेटिव करने हैं। तो अब देखिए इस एफ सफिक्स एक्स का मतलब अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां, ये ज्यादा बेहतर होगा अब आपके लिए, डेल एफ ओवर डेल एक्स की रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि अभी पार्शियल डेरिवेटिव आगे आना है तो इसलिए हल्का सा केवल आपको बता रहा हूं, ज्यादा नहीं यहां पर। जब एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, वाई स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, 8 एज ए कॉन्स्टेंट है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए जब आपने इसके अंदर पॉइंट की वैल्यू रखी 3 और 3 पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई है, वो 6 आ गई, जो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर किसी फंक्शन की ऐसे वैल्यू कांस्टेंट आती है तो इट इज कॉन्टिन्यूअस। पॉलिनोमियल आ जाए वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, सबको पता है। पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट ही मिलेगी, कॉन्टिन्यूअस। अगर ऐसी कोई वैल्यू मिल जाती, सपोज क्वोशिएंट फंक्शन मिल जाता जिसको आपको चेक करना पड़ जाता कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेक करना पड़ेगा आगे कॉन्टिन्यूटी को, बात अलग थी। यहां पर ऐसा नहीं, जब आपने वाई के रेस्पेक्ट में करा तो अब इसको ही मैं इस तरीके से ही लिखना पसंद करूंगा, इस तरीके से डेल एफ ओवर डेल वाई। ये पार्शियल डेरिवेटिव का नोटेशन है, जो कि अभी आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक का जस्ट आफ्टर नाम यही है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो डेल एफ ओवर डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करा तो देखिए कैसे करेंगे, केवल आप वाई के फंक्शन को देखेंगे, बाकी सारे अदर कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 0 हो गया, वाई स्क्वायर वाले का कितना मिलेगा, 2y, और 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट हो जाएगा, वो क्या हो गया, 0। अब इस पॉइंट पर आपने वैल्यू चेक की तो देखिए एफ वाई की वैल्यू आपको कितनी मिली, 2y मिली, 2y में 3 और 3 रखा तो 6 आ गया। तो क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस वैल्यू है, या पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव वाई की रेस्पेक्ट में, दोनों ही क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस आए हैं। कॉन्टिन्यूअस आने का मतलब क्या हो गया कि आपका फंक्शन दिए गए पॉइंट पर कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सॉरी डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी में भी आगे भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि देखिए अभी पार्शियल डेरिवेटिव आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रखा है।
पार्शियल डेरिवेटिव जस्ट आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक है। यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन मुझे बतानी थी आपको इसकी, वो मैंने आपको बता दी, एक छोटा सा क्वेश्चन भी ले लिया है, तो यहाँ भी आप डेफिनेशन से ही काम चलाएंगे। एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है वो मैं अभी लिख दूंगा, वो आप देख लेंगे। लेकिन जब आप पार्शियल डेरिवेटिव थोड़ा पढ़ लेंगे तब आप इसका न्यूमेरिकल और भी इजीली कर सकते हैं। करने के लिए बहुत आसान है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा इसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा। तो एक्स में किया पार्शियल डेरिवेटिव, वाई में किया पार्शियल डेरिवेटिव, दोनों को देखा कैसे आए, कॉन्टिन्यूअस आए। अगर ऐसे डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस आते हैं तो इसका मतलब आपका फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब देखिए इससे आगे की बात एक लिख देता हूं आपके लिए, जो आपका मेन नोट पॉइंट है। अभी आगे पार्शियल डेरिवेटिव के समय भी डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन हम एक बार फिर से कर लेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कहा आपने, यहां लिख लीजिए पहला पॉइंट या दूसरा नंबर डाल के लिख दीजिए। पॉइंट 1 लिखिए, इफ ए फंक्शन is continuous it may or may not be differentiable। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई के लिए ना भी कहें, इज डिफरेंशिएबल then it must be, then it is always, कह लीजिए it is always a continuous function। कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कहीं कहीं। तो क्या कहा आपने, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये बात बिल्कुल श्योर है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ही हो। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर रहा है इसमें हमने पूरा प्रयास किया है कि एक तो आपको कॉन्टिन्यूटी को अच्छे से बता दिया जाए, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है डबल वेरिएबल वाले फंक्शन की, और किस तरीके से उसको आप फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि देखिए बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पोर्शन था, इसके अंदर हमने 2 लेक्चर आपके लगाए हैं। पहले दिन आपको लिमिट को अच्छे से बताया क्योंकि लिमिट का कंसेप्ट थोड़ा सा समझने में जटिलता हो सकती है आपको, फिर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताया लिमिट का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमने आपको कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आज बहुत डिटेल में बताया है और कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन आपको कराए। इसके बाद बात की हमने थोड़ी सी डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी पर हमने ज्यादा यहां पर अभी फोकस नहीं किया क्योंकि देखिए डिफरेंशिएबिलिटी में क्या यूज हो रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव का भी यूज होता है, और पार्शियल डेरिवेटिव अभी आपने पढ़ा नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव अभी आपका आगे आने वाला टॉपिक होने जा रहा है। तो इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी को अभी केवल आपको डेफिनेशन बताया है, थोड़ा सा चेक करने का तरीका बताया है, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसकी थ्योरम है जो अभी अभी आपको बताई है कि थ्योरम कह लीजिए या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कह दीजिए कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, बट इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज ऑलवेज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इन दोनों बातों को आपको आगे के लिए ध्यान में रखना। तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। जो आगे आने वाला हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम डिस्कशन करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव का। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होने जा रहा है, इसलिए आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब डिपेंड करेंगे किस पर, पार्शियल डेरिवेटिव पर। तो पार्शियल डेरिवेटिव आपको अच्छे से सीखना है। लेक्चर नंबर 3 से हम इसकी बिगिनिंग करेंगे और आगे पूरी यूनिट में पार्शियल डेरिवेटिव का आपको भरपूर इस्तेमाल देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से समझेंगे, आपकी समझ में इजीली आ जाएगा। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है आगे आने वाला टॉपिक, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये इस यूनिट का इंट्रोडक्टरी पोर्शन 2 लेक्चर के अंदर हमने समाप्त कर लिया है। अब इसके मेन टॉपिक्स की तरफ हम बढ़ते हैं, जिनमें से पहला टॉपिक लेंगे कल अगले लेक्चर में, 3rd लेक्चर में, पार्शियल डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।